गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मानव पाचन तंत्र में पाचक ग्रंथियों का अध्ययन करने के बाद आज हम पाचक ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। देखिए, मानव के पाचन तंत्र में मुख्यतया 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं और वो कौन कौन सी होती है। वो सबसे पहले होती है यकृत, उसके बाद अग्नाशय और नंबर 3 में लार। यहाँ हम सबसे बड़ी के आधार पर हमने क्या करा, इसको क्रमबद्ध किया है। स्टार्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले लार है, उसके बाद यकृत है और उसके बाद अग्नाशय है। तो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत का अध्ययन हम सबसे पहले करेंगे। देखिए, यकृत से संबंधित जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी हमने यहाँ मेंशन किए हैं लगभग इन पॉइंट्स के माध्यम से कि आप उनके उत्तर आसानी से दे पाएँ। यकृत की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो सबसे पहला पॉइंट है एंडोडर्म से उत्पत्ति। मतलब एंडोडर्म एक जनन स्तर है और यकृत की उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। इसका भार 1.2 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम होता है, यानी लगभग 1.25 किलो से 1.5 किलो के बीच में। ओके, ये उपस्थित कहाँ पर होता है, जो डायाफ्राम होता है उसके दाईं ओर। ये डायाफ्राम है, डायाफ्राम के दाईं ओर नीचे की ओर स्थित होता है। इसकी 2 पालियाँ होती है मुख्यतया, बड़ी दाईं यकृत पाली होती है और छोटी बाईं यकृत पाली होती है। और इन दोनों पालियों का अतिरिक्त इनमें कोडेट और क्वाड्रेट नामक 2 अतिरिक्त पालियाँ पाई जाती है। क्वाड्रेट और कोडेट, ठीक है, कोडेट और क्वाड्रेट 2 अतिरिक्त पालियाँ पाई जाती हैं। दाईं यकृत पाली जो है उसके नीचे की तरफ हरे रंग का एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, यानी हरे रंग की थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिस पर पतली भित्ति से मिलकर वो बनी होती है वो संरचना, और इस थैलीनुमा संरचना को बोलते हैं गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। ठीक है, यकृत की पालियाँ जो है वो यकृत कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक पाली के अंदर अनेक पालिकाएं होती हैं और प्रत्येक पालिकाएं यकृत कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और इन यकृत कोशिकाओं के मध्य सक्रिय अवकाश उपस्थित होते हैं। देखिए, इन यकृत कोशिकाओं के मध्य क्या है, पंक्तियों के मध्य सक्रिय अवकाश पाए जाते हैं जिनको अब बोलते हैं यकृत कोटरियाँ। क्या बोलते हैं, यकृत कोटरियाँ। और यकृत जो कोटरियाँ हैं उनके बाहरी कोने जो होते हैं वहाँ पर यकृत धमनी, यकृत निवाहिका सिरा और पित्त वाहिनी की शाखा मिलकर निवाहिका त्रिक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, निवाहिका त्रिक का निर्माण करती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखना है इसको। निवाहिका त्रिक का निर्माण किनसे मिलकर होता है, यकृत धमनी, यकृत निवाहिका सिरा और पित्त वाहिनी की शाखा से मिलकर निवाहिका त्रिक का निर्माण होता है। ये सभी बिंदु आपको क्लियर है, समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ कुछ बिंदु और दिखे हमने, जैसे ये एक्चुअली क्या है, दोनों यकृत पालियों में जो यकृत कोशिकाएं होती है उनके अंदर पित्तरस का स्त्रावण होता है। ये पित्तरस महीन शाखाओं की सहायता से कहाँ खुलते हैं, एक पाली के अंदर एक वाहिनी जो है यकृत वाहिनी, उसमें खुलते हैं। और दोनों यकृत वाहिनियाँ जो है वो कहाँ आकर खुलती है, पित्ताशय के पास आकर खुलती है। दोनों यकृत वाहिनियों को संयुक्त रूप में हम बोलते हैं सामान्य यकृत वाहिनी, और वो पित्ताशय के पास आकर खुलती है और पित्ताशय की वाहिनी के साथ मिलकर ये डक्टस कोलोडस का निर्माण करती है। इस डक्टस कोलोडस जो है ये अग्नाशय से आने वाली जो आपकी पेनक्रियाज डक्ट है, पेनक्रिएटिक डक्ट है, उस अग्नाशयी वाहिनी के साथ कहाँ खुलता है, ग्रहणी में खुलता है। ग्रहणी क्या है, छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है और जिस छिद्र की सहायता से ये अपने स्रावों को ग्रहणी में डालते हैं, जैसे डक्टस कोलोडोकस या सामान्य पित्त वाहिनी, और उधर से अग्नाशयी वाहिनी भी आ जाएगी। तो उस छिद्र पर एक कपाट पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम ओडी की अवरोधनी। क्या बोलते हैं, ओडी की अवरोधनी या स्फिंक्टर ऑफ ओडी, जो इनके नियमन का नियंत्रण करता है। इट्स मीन इनके स्राव का नियमन करता है, ज़्यादा या कम होना नहीं। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, जैसे अमाशय में भोजन है तो अमाशय में भोजन के बाद लगभग 3 से 4 घंटे बाद वो ग्रहणी में प्रवेश करेगा, तो लगभग उसी समय वो क्या करेगा, अपने इनके स्रावों को इसमें जाने देगा। और जब आप भोजन नहीं करा हुआ है आपने, या अमाशय में भोजन नहीं है, तो ये उस समय जो ये छिद्र है बंद रखता है छिद्र को, जिससे जो स्राव है वो उसके अंदर ग्रहणी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। ओके, क्लियर है। देखिए, ये कुछ हमने यकृत से संबंधित बिंदु आपके लिखे थे, वो आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार रिवाइज कर देते हैं। मेन एंडोडर्म से उत्पत्ति होती है, भार लगभग 1.25 किलो से 1.5 किलो के बीच में। इसकी चौड़ाई हो रहा है 15 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर। सिचुएटेड कहाँ पर होता है, डायफ्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होता है और दाईं यकृत पाली और बाईं यकृत पाली में डिवाइड होता है। दाईं यकृत पाली बड़ी होती है
और बाईं छोटी होती है। इन दोनों के अतिरिक्त 2 पालियाँ भी उपस्थित होती है, क्वाड्रेट और कोडेट। प्रत्येक यकृत पाली यकृत पालिकाओं से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक पालिकाओं के अंदर क्या होते हैं, यकृत कोशिकाएं उपस्थित होती है। यकृत कोशिकाओं के मध्य जो पट्टियां हैं उनमें सक्रिय जो अवकाश है उन अवकाशों को हम बोलते हैं यकृत कोटरिया, और इनके अंदर जो सक्रिय अवकाश यानी यकृत कोटरिया, इनके अंदर एंडोथीलियम यानी अंतः स्तर युक्त कोशिकाएं उपस्थित होती है। अच्छा, ये जो भित्ति पर उपस्थित जो कोशिकाएं हैं इनको कुप्फर कोशिकाएं बोलते हैं। कोटरियों की भित्ति पर जो कोशिकाएं उपस्थित होती है महाभक्षकाण्विक प्रवृत्ति की होती है, जो जीवाणुओं को और जो क्षतिग्रस्त आपके रक्ताणु हैं, क्षतिग्रस्त रक्ताणुओं का भक्षण करती है, उनका विघटन कर देती है, जिससे आपके पित्त वर्णकों का निर्माण होता है। और जो जीवाणु वगैरह होते हैं उनको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। ओके, इस दिस क्लियर। अब हम आ जाते हैं यकृत के कार्यों पर। किस पर आ जाते हैं, यकृत के कार्यों पर। तो देखिए यहाँ हमने कुछ कार्य आपके लिखे हैं, देखते हैं इनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। ओके, सबसे पहले पित्तरस का स्त्रावण। देखिए यकृत का मुख्य कार्य है पित्तरस का स्त्रावण, और ये जो पित्तरस होता है ना भैया, ये क्या है, क्षारीय तरल है। क्या है, ये एक क्षारीय तरल है जो भोजन को सड़ने से बचाता है। क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। और आमाशय में जो अम्लीय माध्यम का भोजन है उसको क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करता है, जिससे कि अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या कर सके, पाचन कर सके। अच्छा, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि जो आपके पैनक्रिएटिक एंजाइम है जो अग्नाशयी रस में उपस्थित है, वो एक क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय होकर पाचन कर सकते हैं, जबकि आमाशय से आने वाला भोजन तो HCl की उपस्थिति में अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है पित्तरस, चूँकि ये क्षारीय तरल है, भोजन को सड़ने से बचाता है। और क्या करता है ये, और अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम ठीक से कार्य कर सके, इसलिए वहाँ क्षारीय माध्यम उपलब्ध करवाता है। इसमें घटक क्या क्या होते हैं पित्तरस के अंदर, मुख्यतया तो इसके अंदर पित्त वर्णक होते हैं। क्या होते हैं, पित्त वर्णक कौन कौन से होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर पित्त लवण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट, टॉर्कोलेट, इसके अलावा क्या है इसके अंदर, इसके अलावा इसके अंदर है कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन। ये सब क्या है, पित्त रस के घटक होते हैं। पित्त वर्णक में बिलीरुबिन बिलीवर्डिन है, जिनका निर्माण RBC के अपघटन से होता है, और उस अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कुप्फर कोशिकाएं, जो यकृत कोटर जो होते हैं, यकृत की जो कोटरियां हैं उनकी भित्ति पर उपस्थित महाभक्षकाण्विक प्रवृत्ति की कोशिकाएं हैं कुप्फर कोशिकाएं। ये कुप्फर कोशिकाएं क्या करती हैं, यह है RBC जैसे रक्ताणुओं का यानी क्षतिग्रस्त या जीर्णशीर्ण रक्ताणुओं का विघटन करती है और जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, उनका भक्षण करती है कुप्फर कोशिकाएं। पित्त वर्णक बिलीरुबिन बिलीवर्डिन है, पित्त लवण आपके सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा ग्लाइकोलेट है, टार्कोलेट है, कोलेस्ट्रॉल है और लेसिथिन है। ओके, तो ये आपका क्लियर होता है पित्तरस क्या कार्य कर रहा है। अच्छा, पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है, नंबर 2 वसा का पाइशीकरण। एक्चुअली क्या होता है, वसा का डायरेक्ट लाइपेज पाचन नहीं कर पाता सामान्यतया सरल तरीके से, क्योंकि उसको जब तक हम पाइशीकृत नहीं करेंगे, इमल्सिफाई नहीं करेंगे, तब तक उसका पाचन नहीं हो पाएगा। तो वसा के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पित्तरस, क्योंकि वो क्या करता है, उसको पाइशीकृत वसा में परिवर्तित कर देता है, और पाइशीकृत वसा का पाचन लाइपेज आसानी के साथ कर देता है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए पहले। अब आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। देखिए तीसरा पॉइंट है ऑर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण। एक्चुअली क्या होता है, अमीनो अम्लों के प्रोटीन जो है आपके, उनके वियमीकरण से
प्रोटीन जो है उनके विअमिनीकरण से आपके अंदर अमोनियम आयन बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, तो अतः इन्हें अपेक्षाकृत कम हानिकारक यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है यकृत में संपन्न होने वाले ऑर्निथिन चक्र के माध्यम से। तो यकृत में उपस्थित जो संपन्न हो रहा है ऑर्निथिन चक्र, वो क्या करता है, अमोनियम आयन्स को जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं अपेक्षाकृत कम हानिकारक यूरिया में परिवर्तित कर देते हैं। फिर थोड़ा आगे जाते हैं, ये तो यहीं पर समाप्त हो गया, थोड़ा आगे चलते हैं। लेकिन यूरिया भी खतरनाक है ना, फिर वो उसको क्या करता है, हमारा किडनी जो है, वृक्क जो है, उसको छान लेते हैं, किस में से, रक्त में से, और उसको मूत्रवाहिनी के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से आपका रुधिर पुनः शुद्ध हो जाता है। आगे आते हैं, विटामिन ए का निर्माण और संचय दोनों होता है यकृत में, और डी और बी12 का संचय होता है। विटामिन डी और विटामिन बी12 का संचय होता है, और विटामिन ए का निर्माण और संचय दोनों होता है। हिपेरिन का संश्लेषण होता है। हिपेरिन क्या है बेटा, हिपेरिन जो आपका है रुधिर प्रतिस्कंदन कारक, प्रति मतलब रुधिर के थक्के को जमाने से रोकता है। ये स्कंदक, ये रुधिर के थक्के को जमाने से रोकता है। इसको यहीं समाप्त करते हैं। एक पॉइंट बताता हूँ आपको, हमने हीमोडिलाइसिस पढ़ा था, वृक्क अपोहन। जब आपकी यूरिया का पृथक्करण वृक्क नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, कृत्रिम वृक्क से होकर उसको गुजारते हैं। तो हमारे ब्लड को जब शरीर से निकाला था किसी सिरा के माध्यम से, तो उसमें हिपेरिन मिलाया गया था। वो हिपेरिन क्या कर रहा है, उसको जमने से रोकता है रुधिर को। तो प्राकृतिक रूप से हिपेरिन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है, जिससे आपका जो रुधिर जो परिवहित हो रहा है शरीर में, उसमें कहीं भी क्लोटिंग ना हो, वो स्कंदित ना हो, वो जमे नहीं। अतः हिपेरिन का संश्लेषण किसके माध्यम से होता है, यकृत के माध्यम से। साथ साथ जो रुधिर स्कंदक कारक होते हैं, रुधिर स्कंदक जो कारक होते हैं, थक्का जमाने वाले, जो कारक होते हैं, उनमें मुख्य प्रोटीन होते हैं आपके कौन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। इनका संश्लेषण भी कौन करता है, यकृत करता है। आपको यदि रुधिर के थक्के की प्रक्रिया नहीं याद हो तो उसको आप पहले जो, इससे पहले जो वीडियो बनाया अपना रुधिर से संबंधित जो आपके चैप्टर था, उसमें आपका रुधिर का थक्का हमने बताया है, तो वहाँ आपको ये दोनों नाम दिखाई देंगे। ठीक है ना। प्रोथ्रोम्बिन एक्चुअली क्या निष्क्रिय होता है, पहले प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय की उपस्थिति में सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है, फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है, और ये फाइब्रिन जो होता है वो ही रुधिर वाहिनियों के साथ मिलकर क्या बनाता है, थक्का बनाता है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन और जो फाइब्रिनोजन है वो रुधिर स्कंदन कारक है, और ये रुधिर स्कंदक कारक जो होते हैं उनका निर्माण भी यकृत में होता है। अच्छा, यहाँ कुछ 3 पॉइंट हमारे लिखे हुए हैं। यकृत कोशिकाओं में आवश्यकता के अनुसार जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है। यकृत कोशिकाओं में आवश्यकता के अनुसार जो ग्लूकोज होता है, दोबारा सुनिए, यकृत कोशिकाओं में आवश्यकता के अनुसार जो ग्लूकोज होता है उसको परिवर्तित कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में। किसमें, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन क्या है, संचित भोज्य है, जिसका यकृत में संचय कर दिया जाता है। क्लियर है। और ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस। ये यकृत में ही संपन्न होती है, जीनेसिस। समझ में आ गया। पर जब हमारे शरीर में ग्लूकोज कम है, हमने भोजन में ग्लूकोज को ग्रहण नहीं किया, तो इस संचित भोज्य ग्लाइकोजन से वापस से क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है, यानी इसको उल्टा कर दिया जाता है। तो यकृत में संचित भोज्य जब हमारा फास्ट होता है या हमें भोजन नहीं मिले किसी कारणवश लंबे समय तक, तो हमारी जो ग्लूकोज है वो रुधिर में एब्सेंट हो जाएगा, परंतु इंस्टेंट एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलती है। तो वो ग्लूकोज कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, फिर ग्लाइकोजन के रूप में संचित जो आपके उपस्थित है कहाँ पर, यकृत में। वो क्या करेंगे, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाएगा एक प्रक्रिया के माध्यम से, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनेलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्लियर है।
पर कई बार क्या होता है कि हमारे पास ग्लाइकोजन भी समाप्त हो गया, फिर भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता है रहेगी, क्योंकि ऊर्जा तो हमें निरंतर चाहिए जीवित रहने के लिए कोशिकाओं को। तो ऐसे में अब हमें ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ग्लाइकोजन तो है नहीं। तो क्या है, वहाँ उपस्थित जो वसीय पदार्थ हैं, वसा है, अमीनो अम्ल है, प्रोटीन वगैरह, इनसे आपका ग्लूकोज प्राप्त किया जाता है। पर ये भुखमरी का एक यूँ समझिए सिम्टम है, लक्षण है। ऐसा कब होगा, जब बिल्कुल आपकी कोशिकाओं को भोजन नहीं मिल रहा है बहुत लंबे समय तक, ग्लाइकोजन भी समाप्त हो गया है, तब जाके इनका नंबर आएगा वसा और अमीनो अम्लों का, और फिर हमें ग्लूकोज प्राप्त की जो ग्लूकोज है वो प्राप्त होगी किससे, वसा और अमीनो अम्लों से। और ये प्रक्रिया कहलाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। जीनेसिस क्या कहलाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये तीनों प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये आवश्यकता के अनुसार यकृत कोशिकाओं में संपन्न होती रहती है, जिससे आपका उपापचयी जो क्रियाएं हैं वो नियमित रहती है। ओके, तो उपापचय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, यकृत। आगे आइए, ये तीनों हो गए आपके, समझ में आ गया। देखो यहाँ अग्नाशय और पढ़ना है, अपन को अग्नाशय पढ़ना है ना, तो ये जो आपके 2 पॉइंट ऊपर के हैं, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये दोनों में एक एक हार्मोन है आपके। अग्नाशय में आपके लैंगरहैंस द्वीप समूह होते हैं, और उन कोशिकाओं में 3 कोशिकाएं होती हैं द्वीप समूह में। कौन कौन सी, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा द्वारा ग्लूकेगोन का स्त्रावण होता है, जो नीचे वाली जो अभिक्रिया है इसको कंट्रोल करता है, यानी संचित भोज्य ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और जो बीटा कोशिकाएं हैं उनसे इंसुलिन का स्त्रावण होता है, वो पहली अभिक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन संचित भोज्य में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसीलिए इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाता है और डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। ओके, क्लियर है। इसके अलावा आपके जो भ्रूणीय अवस्था होती है उसमें यकृत एक रक्त उत्पादक अंग की तरह कार्य करता है। आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। अभी कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ओके, क्लियर है। तो इसी के साथ यकृत के जो प्रमुख कार्य थे वो हमारे हुए। अब हम आते हैं 2 जो लार ग्रंथियाँ बची है आपकी, कौन कौन सी, पाचक ग्रंथियाँ बची है, कौन कौन सी, लार ग्रंथियाँ और अग्नाशय, इनको भी हम पढ़ लेते हैं आज ही। ओके, तो यकृत हमारा होता है समाप्त। यदि कहीं किसी तरह की समस्या है तो रिवाइज करके यदि आप वीडियो देखेंगे तो वो आपकी समस्याएं पूरी हो जाएगी। फिर भी कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, ये आपका हम आते हैं नंबर 2 पे, अग्नाशय। पैनक्रियाज। देखो, पैनक्रियाज की उत्पत्ति भी एंडोडर्म से होती है, ध्यान रखना, है ना। यकृत की उत्पत्ति भी एंडोडर्म से और पैनक्रियाज की उत्पत्ति भी, यानी अग्नाशय की उत्पत्ति भी एंडोडर्म से होती है। ये मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इसके अंदर अंतःस्त्रावी भाग भी पाया जाता है और बहिस्त्रावी भाग भी पाया जाता है। यानी एंजाइम्स का स्त्रावण भी करती हैं, ये हार्मोन्स का स्त्रावण भी करती हैं। तो इसके अंदर जो कोशिकाओं के समूह होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो संयोजी ऊतकों के मध्य पाया जाने वाला एसिनाई पिंड पाया जाता है, एसिनाई, और दूसरा पाया जाता है लैंगरहैंस द्वीप समूह। ठीक है, एसिनाई एक्चुअली क्या है, ये बहिस्त्रावी भाग है इसका। कौन सा भाग है, बहिस्त्रावी, जो क्या करेगा, अग्नाशयी रस का स्त्रावण करेगा। और इसी के अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसी के अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं जो एक्चुअली निष्क्रिय अवस्था में ये होते हैं पाचक एंजाइम, जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन,
प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ओके, न्यूक्लिएज, एमाइलेज, लाइपेज एटसेट्रा। ओके, ये क्या करेंगे, पाचक एंजाइम है और क्या करेंगे, ये अग्नाशयी एमाइलेज कहलाएगा और ये अग्नाशयी लाइपेज कहलाएगा। ठीक है ना। एमाइलेज आपके लार ग्रंथियों से भी स्रावित होता है और लाइपेज आपका आंतरिक श्लेष्मिका द्वारा स्रावित भी होता है। ओके, ट्रिप्सिनोजन ये निष्क्रिय है, ये सबसे पहले एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में क्या होगा, सक्रिय होगा। पढ़ेंगे हम पाचक की जो अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे, मतलब पाचन क्रिया जब पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे। एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में सक्रिय हो जाएगा ट्रिप्सिन इन दोनों को सक्रिय कर देगा, काइमोट्रिप्सिन में और कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का और लाइपेज वसा का। ओके, लैंगरहैंस द्वीप समूह मैंने बताया था ना आपको, 3 तरह की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा और डेल्टा बोल दो या गामा बोल दो। ठीक है ना, डेल्टा भी कह सकते हैं इसको हम और गामा भी कह सकते हैं। ठीक, 3 तरह की कोशिका। अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, किसका स्रावण होता है, ग्लूकेगोन का। ग्लूकेगोन एक हार्मोन है इसका। कौन सी कोशिकाएं हैं ये, हिंदी में पूरा लिख देते हैं, अल्फा कोशिकाएं। ठीक है, इसको पूरा लिख देते हैं बीटा। ठीक है, और ये गामा या डेल्टा। इसके द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन का, किसका, इंसुलिन। इसके द्वारा सोमेटोस्टेटिन, सेरोटोनिन आदि। तो इसी के साथ अग्नाशय भी आपकी समाप्त होती है। अब हम आ जाते हैं, हो गया ना क्लियर, लार ग्रंथियों पर। किस पर, देखिए हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, पैरोटिड, नंबर 2 सब मैक्सिलरी, या मैंडिबुलर भी कह देते हैं इसको, सब मैंडिबुलर। मैक्सिला और मैंडिबुलर क्या है, ये आपके जबड़े हैं, उसके नीचे उपस्थित है ना दोनों जॉइंट, तो सब मैक्सिलरी भी बोल देते हैं इसको और सब मैंडिबुलर भी कह सकते हैं। और तीसरी है आपकी सबलिंगुअल, बिलो द टंग, जीभ के नीचे। ओके, तो पैरोटिड जो है वो चिक्स गालों के पास, यहाँ कर्ण के नीचे की तरफ ये हिस्सा। सब मैक्सिलरी जो है आपके जबड़े के पास, जबड़े के नीचे ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ। सबलिंगुअल आपकी कहाँ पर है, जीभ के नीचे है। ओके, एक्चुअली क्या है, ये जो तीनों आपकी जो पाचक ग्रंथियाँ हैं वो क्या करती है बेटा, सॉरी लार ग्रंथियाँ हैं, पाचक ग्रंथि, लार ग्रंथि भी, ये क्या करती है, लारीय रस का स्त्रावण करती है। और इस लारीय रस के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित देखते हैं अपन। इसके अंदर है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, NaCl, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसके अलावा लाइसोजाइम, ये दोनों तो क्या हो गए आपके, लवण हो गए। और ये लाइसोजाइम क्या, जीवाणुनाशी होता है, तो जीवाणुओं को नष्ट करता है। श्लेष्मा है इसके अंदर, लाइसोजाइम क्या है, जीवाणुनाशी है। इसके अलावा श्लेष्मा है, जल है, और जो मुख्य एंजाइम है वो है अल्फा एमाइलेज। ये अल्फा एमाइलेज क्या करता है, जो आपकी जटिल कार्बोहाइड्रेट है
उसको किस में, सरल, अपेक्षाकृत सरल में। जैसे ग्लाइकोजन है, यदि हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, सॉरी स्टार्च है जिसको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसको ये एमाइलेज क्या करेगा, अल्फ़ा एमाइलेज क्या करेगा, माल्टोज में परिवर्तित कर देगा। अब स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है। ओके, इस तरह से आपकी लार ग्रंथियाँ भी होती है समाप्त। ओके, तो पाचक ग्रंथियाँ, 3 पाचक ग्रंथियाँ थी आपकी, यकृत, अग्नाशय और लार। इसके अलावा आपकी जठर ग्रंथियों में भी जठर रस का स्त्रावण होता है। ये कहाँ उपस्थित होती है, आमाशय की भित्ति पर उपस्थित होती है। आमाशय की संरचना जब पढ़ी थी हमने बताया था आपको। उसके अलावा आपकी आंतरिक है, वहाँ भी एंटेरोसाइट्स कोशिकाएं उपस्थित होती है, ब्रूनर ग्रंथियाँ उपस्थित होती है, गोबलेट सेल्स उपस्थित होती हैं, जो आपके विशेष पाचन में सहायक रसायनों और एंजाइमों का स्त्रावण करती है। और उन्हें हम पाचन की जो क्रिया पढ़ेंगे वहाँ डायरेक्टली उनके एंजाइमों का अध्ययन करेंगे। अभी जो मुख्यतः आपकी पाचक ग्रंथियाँ हैं उसमें आपको 3 ही पाचक ग्रंथियाँ पढ़नी है। कौन कौन सी, यकृत, अग्नाशय और लार ग्रंथियाँ। ओके, आशा करता हूँ आपको पूरी समझ में आ गया होगा। वीडियो आप जब देखते हैं यूट्यूब पर इसको, तो आप इसको क्या करें, लाइक भी करें, और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। इससे क्या है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके डायरेक्टली आपके पास क्या होगा, एक मैसेज आएगा जैसे ही वीडियो डाला जाएगा, तो अपडेट रहेगा और जितने भी वीडियो आपके पास डाले जा रहे हैं वो तुरंत आपको मिल सकते हैं। ओके, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।